हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर चल रहा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया था। आज उसी का ही एप्लीकेशन ग्रेटिंग है वो पढ़ेंगे। यानी उसमें जो एन पैरेलल स्लिट था, वो एन पैरेलल स्लिट का जो प्रिंसिपल था वो यहाँ काम आएगा। तो आज की हेडिंग डालो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। टॉपिक है आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता क्या है, पहले तो इसके बारे में देखते हैं। जो आपका एन पैरेलल स्लिट था, उस एन पैरेलल स्लिट में छेदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। यदि एन पैरेलल स्लिट थी, उस पैरेलल स्लिट में एन का मान बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी व्यवस्था को ग्रेटिंग कहते हैं। जहाँ एन का मान ज़्यादा हो, ऐसी व्यवस्था को ग्रेटिंग कहते हैं। तो पहले तो परिभाषा लिख लो। समान चौड़ाई के, परिभाषा लिखो, समान चौड़ाई के बहुत अधिक रेखा छिद्र परस्पर समांतर हो। समान चौड़ाई के बहुत अधिक रेखा छिद्र परस्पर समांतर समांतर दूरी पर स्थित हो। तो ऐसी व्यवस्था को समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। जो समतल विवर्तन ग्रेटिंग है, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो 2 टाइप की होती है। तो इसमें अगला लिखो, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 2 प्रकार की होती है। जो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है 2 प्रकार की होती है। पहली है समतल विवर्तन ग्रेटिंग। समतल विवर्तन या पारगमन, या इसको पारगमन भी बोलते हैं। पारगमन ग्रेटिंग यानी प्लेन डिफ्रैक्शन या इसको बोलते हैं प्लेन ट्रांसमिशन पारगमन ग्रेटिंग। यानी प्लेन
ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, दूसरा है परावर्तन ग्रेटिंग, परावर्तन ग्रेटिंग, दूसरा है आपका परावर्तन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ये दो प्रकार की, यदि समान चौड़ाई के बहुत सारे छिद्र, समान चौड़ाई के बहुत सारे रेखा छिद्र परस्पर समांतर दूरी पर स्थित हों तो ऐसी व्यवस्था को ग्रेटिंग कहते हैं। समान चौड़ाई के बहुत अधिक, ये इस लाइन का कीवर्ड है, बहुत अधिक होने चाहिए। समान चौड़ाई के एन पैरेलल स्लिट में भी आता है, लेकिन यहाँ छिद्र बहुत सारे होने चाहिए। लिखो इसमें, पहला डालो समतल परावर्तन ग्रेटिंग, पहला लिखो इसमें समतल परावर्तन, या इसको पारगमन। ये क्या कर दिया, परावर्तन की जगह विवर्तन करो इसको। समतल विवर्तन या पारगमन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। एक कांच की पतली प्लेट लेते हैं या पट्टिका, एक कांच की पतली पट्टिका, जैसे ये आपकी पतली पट्टिका कांच की होगी, दिखाई दे रही है, ये कांच की ऐसी पतली पट्टिका लेते हैं। उस पतली पट्टिका के ऊपर हीरा आता है, हीरा जो कांच को काटने के काम आता है। उस हीरे की सहायता से बहुत सारी रेखाएं खींच देते हैं, हीरे की सहायता से बहुत सारी रेखाएं खींच देते हैं। जैसे ये आपकी पट्टिका है, इस पर हीरे की सहायता से बहुत अधिक रेखाएं खींच देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं खींच दी, ये बहुत सारी रेखाएं खींच दी। अब जो रेखाएं हैं जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आएगा तो जो खुदी हुई रेखाएं हैं वो खुदी हुई रेखाएं प्रकाश को रोक लेगी, खुदी हुई रेखाएं प्रकाश को रोक लेगी। और इनके जो बीच का भाग है, इनके जो बीच का भाग है, उस बीच के भाग में से प्रकाश पारगमित होगा, प्रकाश पारगमित होगा, यानी ये बीच का भाग जो दिखाई दे रहा है इससे प्रकाश पारगमित होगा। तो ये बन गई है आपकी परावर्तन ग्रेटिंग। अब ये परावर्तन ग्रेटिंग, इस परावर्तन ग्रेटिंग को मास्टर ग्रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रेटिंग, मास्टर ग्रेटिंग या मूल ग्रेटिंग, या मूल ग्रेटिंग। अब ये मूल ग्रेटिंग है वो बहुत महंगी होती है। महंगी होती है क्योंकि महंगी क्यों होती है? क्योंकि लाइनें जो आप देख रहे हैं इतनी पास नहीं होती। 1 इंच में 10 से 15,000, कितनी? 1 इंच में 10 से 15,000। सोचो 1 इंच में 10 से 15,000। अब 1 इंच कितने सेमी का होता है? जल्दी बताओ। 1 इंच 2.54 सेमी,
2.54 सेमी में स्केल का 2.54 सेमी, उसमें 10 से 15,000, तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल पास पास होती हैं। इस कारण जो मूल ग्रेटिंग होती है वो महंगी होती है। महंगी होने के कारण इसका जो लैब है, लैब में प्रयोग कम किया जाता है, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में कम प्रयोग किया जाता है। अब इस मूल ग्रेटिंग या मास्टर ग्रेटिंग से बनाते हैं इसकी प्रतिलिपि, यानी हूबहू ऐसी ही जो काम ये करती है वही काम दूसरी ग्रेटिंग करे, ऐसी ग्रेटिंग बनाते हैं इस मास्टर ग्रेटिंग से। तो क्या करते हैं, मास्टर ग्रेटिंग ली, इसके ऊपर 1 इंच में 10 से 15,000 छेद हैं, रेखा छिद्र हैं। इसके ऊपर सेल्यूलोज एसीटेट, एक लिक्विड है सेल्यूलोज एसीटेट, चिपचिपा सा आता है जिसे आपका गोंद आता है, तो उस सेल्यूलोज एसीटेट को डाला इसके ऊपर डाला सेल्यूलोज एसीटेट को और उसको सुखा लिया। तो सूखने के बाद जो सेल्यूलोज एसीटेट की जो परत बन गई, वो परत बन गई आपकी मूल ग्रेटिंग की प्रतिलिपि। लैब प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर वही काम में ली जाती है क्योंकि वो ज़्यादा महंगी नहीं होती। प्रयोगशालाओं में प्रतिलिपि काम में ली जाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें लिखो आप, इसमें लिखो प्रकाशीय रूप से समतल कांच की प्लेट पर, समतल कांच की प्लेट पर, पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर हीरे की पेनी नोक से, जो हीरा है कांच काटने के काम आता है, हीरे की पेनी नोक से समानांतर लाइनें खींची जाती हैं, समानांतर लाइनें खींची जाती हैं, नोक से समांतर तथा बहुत पास पास तथा बहुत पास पास, बहुत पास पास बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर रेखाएं खींची जाती हैं, रेखाएं खींची जाती है। प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर हीरे की पेनी नोक से समांतर तथा बहुत पास पास बराबर दूरी पर लिख लो, बराबर दूरी पर बहुत पास पास, बराबर दूरी पर बहुत पास पास बहुत पास पास रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं के बीच की दूरी जो पारदर्शी होती है, इन रेखाओं के बीच की दूरी, इन रेखाओं के बीच की दूरी के
बीच की पारदर्शी दूरी, पारदर्शी दूरी ए तथा रेखा छिद्रों की चौड़ाई या रेखा छिद्रों की चौड़ाई अपारदर्शी दूरी तथा रेखा छिद्रों की तथा अपारदर्शी रेखा छिद्रों की तथा अपारदर्शी रेखा छिद्रों की चौड़ाई, रेखा छिद्रों की चौड़ाई बी होती है। बी होती है। रेखा छिद्रों के बीच की पारदर्शी दूरी ए तथा अपारदर्शी रेखा छिद्रों की तथा अपारदर्शी रेखा छिद्रों की चौड़ाई बी होती है। यानी जो लाइनें खींचते हैं वो अपारदर्शी भाग की तरह कार्य करती है। चौड़ाई बी होती है अपारदर्शी रेखाएं, अपारदर्शी रेखा छिद्रों की चौड़ाई बी होती है। आपतित प्रकाश होता है वो आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश रेखा छिद्रों के बीच में जो पारदर्शी जगह होती है उससे पारगमित होता है। आपतित प्रकाश रेखा छिद्रों से रुक जाता है और रेखा छिद्रों के बीच की जो दूरी होती है उससे पारगमित हो जाता है। तो लिखो आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश रेखा छिद्रों अपारदर्शी रेखा छिद्रों से रुक जाता है। अपारदर्शी रेखा छिद्रों से रुक जाता है, रेखा छिद्रों से रुक जाता है तथा रेखा छिद्रों के बीच की दूरी से पारगमित होता है तथा रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, बीच की पारदर्शी दूरी, बीच की पारदर्शी दूरी से या बीच के पारदर्शी भाग से, बीच के पारदर्शी भाग से, पारदर्शी भाग से पारगमित हो जाता है, पारगमित हो जाता है, पारगमित हो जाता है। मैंने क्या किया, दोबारा से देखो। ये कांच की प्लेट ले ली, कांच की प्लेट ले ली, इस पे लाइनें बना दी। ये लाइनें बना दी। अब जो लाइनें बना दी ये वाली, ये लाइनें करेगी आपकी अपारदर्शी भाग, अपारदर्शी भाग यानी जो रेखा छिद्र हैं वो रेखा छिद्र अपारदर्शी भाग, और जो रेखा छिद्रों के बीच की ये जगह है ये पारदर्शी भाग, पारदर्शी भाग। यानी प्रकाश, इनसे तो प्रकाश चला जाएगा, इनसे प्रकाश चला जाएगा, लेकिन ये जो बीच में ये ब्लैक ब्लैक साक है इससे प्रकाश रुक जाएगा, इससे प्रकाश रुक जाएगा। पारगमित हो जाता है, बीच के पारदर्शी भाग से पारगमित हो जाता है। यह मूल ग्रेटिंग होती है, यह मूल ग्रेटिंग होती है।
यह मूल ग्रेटिंग होती है, यह मूल ग्रेटिंग होती है। पारदर्शी भाग व अपारदर्शी भागों को ग्रेटिंग की चौड़ाई कहते हैं या ग्रेटिंग कंपोनेंट कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसमें देखो पारदर्शी व अपारदर्शी भाग की कुल चौड़ाई, एक पारदर्शी व एक अपारदर्शी, एक पारदर्शी व एक अपारदर्शी, अपारदर्शी भाग की चौड़ाई को, भाग की चौड़ाई को, एक पारदर्शी व एक अपारदर्शी भाग की कुल चौड़ाई को, भाग की कुल चौड़ाई को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। भाग की कुल चौड़ाई को, कुल चौड़ाई को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। भाग की कुल चौड़ाई को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट या इसको ग्रेटिंग अंतराल कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग अंतराल। ये हो गई मास्टर या मूल ग्रेटिंग। अब बनाते हैं इसकी प्रतिलिपि, इसकी प्रतिलिपि। इसमें लिखो मूल ग्रेटिंग या मास्टर ग्रेटिंग में 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें खींची होती हैं। लिखो मास्टर ग्रेटिंग में, मास्टर ग्रेटिंग, मास्टर या मूल, मास्टर या मूल ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग में 1 इंच में, 1 इंच में 10,000 से 15,000 लाइनें खींची होती हैं, 10 से 15,000 लाइन खींची होती है, लाइनें खींची होती है। मास्टर या मूल ग्रेटिंग में 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें खींची होती हैं, अतः ये बहुत महंगी होती हैं। अतः ये बहुत महंगी होती हैं, महंगी होती हैं तथा प्रयोगशाला में कम काम ली जाती है, तथा प्रयोगशाला में कम काम ली जाती है, कम काम में ली जाती है, प्रयोगशाला में कम काम में ली जाती है, ली जाती है। अतः प्रयोगशाला में कम काम में ली जाती है। अब बनाते हैं इसकी प्रतिलिपि, इसकी प्रतिलिपि। लिखो इसमें लिखो मूल ग्रेटिंग पर मूल ग्रेटिंग पर सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, मूल ग्रेटिंग पर सेलुलोज एसीटेट का घोल डालकर, एसीटेट का घोल डालकर समान मोटाई की फिल्म या परत बना लेते हैं, समान मोटाई
की फिल्म या परत बना लेते हैं, परत बना लेते हैं। समान मोटाई की फिल्म या परत बना लेते हैं। सूखने के बाद यह मूल ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करती है। सूखने के बाद यह मास्टर ग्रेटिंग या मूल ग्रेटिंग, मूल मास्टर ग्रेटिंग या मूल ग्रेटिंग मास्टर या मूल ग्रेटिंग के समान कार्य करती है, के समान व्यवहार करती है। व्यवहार करती है, यह मास्टर या मूल ग्रेटिंग के समान व्यवहार करती है। इसे मूल ग्रेटिंग की प्रतिलिपि कहते हैं और प्रयोगशालाओं में सामान्यतः ये जो प्रतिलिपि ग्रेटिंग है वही काम आती है। इसे मूल ग्रेटिंग की प्रतिलिपि कहते हैं। इसे मूल ग्रेटिंग की, मूल या मास्टर ग्रेटिंग की प्रतिलिपि कहते हैं कि प्रतिलिपि कहते हैं तथा सामान्यतः प्रयोगशालाओं में प्रतिलिपि ग्रेटिंग ही काम आती है। सामान्यतः प्रयोगशालाओं में प्रतिलिपि ग्रेटिंग ही काम आती है। प्रतिलिपि ग्रेटिंग ही काम में आती है, काम में आती है तथा सामान्यतः प्रयोगशालाओं में प्रतिलिपि ग्रेटिंग ही काम आती है। लिखो, इसके बाद अपन दूसरी ग्रेटिंग पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट करो जल्दी। दूसरा लिखो, परावर्तन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर हीरे की पैनी नोक से समांतर तथा बराबर दूरी पर बहुत पास रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं के बीच की पारदर्शी दूरी a तथा अपारदर्शी रेखा चित्रों की चौड़ाई b होती है। आपतित प्रकाश अपारदर्शी रेखा छिद्रों से रुक जाता है तथा रेखा चित्रों के बीच के पारदर्शी भाग से पारगमित हो जाता है। यह मूल ग्रेटिंग होती है। मूल ग्रेटिंग होती है। एक पारदर्शी व अपारदर्शी भाग की कुल चौड़ाई को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो कुल चौड़ाई a+b, कुल चौड़ाई a+b को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। मास्टर ग्रेटिंग या मूल ग्रेटिंग में 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें खींची होती हैं। इस कारण ये बहुत महंगी होती हैं तथा प्रयोगशालाओं में कम काम में ली जाती हैं। दूसरा है मूल ग्रेटिंग पर सेलुलोज एसीटेट। मूल ग्रेटिंग पर सेलुलोज एसीटेट का घोल डालकर समान मोटाई की फिल्में या परत बना लेते हैं। सूखने के बाद यह मास्टर या मूल ग्रेटिंग के समान व्यवहार करती है। इसे मूल ग्रेटिंग की प्रतिलिपि कहते हैं तथा सामान्य प्रयोगशालाओं में प्रतिलिपि ग्रेटिंग ही काम आती है। ये हो गया। दूसरा लिखो,
दूसरा है आपका परावर्तन ग्रेटिंग। अब परावर्तन कब होगा? अभी पारगमन कब हो रहा था? जब ये कांच के प्लेट से आर पार हो रही थी। अब क्या करेंगे, एक कांच के प्लेट लेंगे, उसके एक भाग को अर्धरजित कर देंगे, यानी एक भाग पर चांदी की पॉलिश कर दी, इस वाले भाग पर चांदी की पॉलिश कर दी, तो क्या होगा, प्रकाश आएगा और सारा प्रकाश परावर्तित होगा। लेकिन अपन को क्या करना है, अब एक तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी, दूसरी तरफ हीरे की सहायता से एन लाइनें खींची, तो एन लाइनों के बीच में जो भाग है उससे परावर्तित होंगी, तो दूसरा लिखो परावर्तित ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। दूसरा है परावर्तित ग्रेटिंग। यानी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। एक भाग पर चांदी की पॉलिश कर देंगे, दूसरे भाग पर लाइनें खींचेंगे, प्रकाश आएगा, वो जो लाइनों के बीच में भाग है आपका, उस लाइनों के बीच के भाग से परावर्तित हो जाएगा। तो लिखो यदि किसी रजित समतल प्लेट पर समतल कांच की प्लेट पर यदि किसी रजित समतल कांच की प्लेट पर बहुत अधिक संख्या में हीरे की नोक से समांतर रेखाएं खींच दी जाए, हीरे की नोक की सहायता से बहुत अधिक संख्या में लाइनें खींच दी जाए, तो खुदा हुआ भाग अवरोधक की तरह कार्य करता है। खींच दी जाए तो खुदा हुआ भाग अवरोधक की तरह कार्य करता है। खींच दी जाए तो खुदा हुआ भाग अवरोधक की तरह कार्य करता है तथा खुदे हुए भाग के बीच का भाग परावर्तक पृष्ठ के समान कार्य करता है। व्यवहार करता है भाग परावर्तक के समान कार्य करता है। जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तित भाग से, या जो परावर्तक के समान भाग कार्य कर रहा है उससे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, और अवरोधक के समान कार्य कर रहा है उससे रुक जाएगा, कार्य करता है। तो ऐसी ग्रेटिंग को
रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ग्रेटिंग, तो ऐसी ग्रेटिंग को रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। इनके प्रतिबिंब में वर्ण व्युत्थान नहीं होता तथा पाठ्यांक शुद्ध देता है। इनके वर्णक्रम में या इनके प्रतिबिंब में वर्ण व्युत्थान नहीं होता। इनके प्रतिबिंब में वर्ण व्युत्थान नहीं होता, वो पाठ्यांक शुद्ध प्राप्त होता है तथा पाठ्यांक शुद्ध प्राप्त होता है इनके प्रतिबिंब में वर्ण व्युत्थान नहीं होता तथा पाठ्यांक शुद्ध प्राप्त होता है। ये हो गया आपकी परावर्तक ग्रेटिंग। नोट करो, परावर्तक ग्रेटिंग कंप्लीट हो गई। हेडिंग डालो। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग, यानी जो ग्रेटिंग है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के द्वारा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ कर लो उसको। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के द्वारा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। ग्रेटिंग के द्वारा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। ग्रेटिंग के द्वारा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। अब ग्रेटिंग में एन पैरेलल स्लिट होते हैं। एन पैरेलल स्लिट में अपन ने देखा था जो मुख्य उच्चिष्ट बनता है, तो उस मुख्य उच्चिष्ट के लिए कंडीशन क्या थी? मुख्य उच्चिष्ट के लिए जो फॉर्मूला था क्या था? वो था अपना a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लिखो, जब ग्रेटिंग पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है, जब ग्रेटिंग पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है, जब ग्रेटिंग पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है तो लेमड़ा तरंग दैर्घ्य के संगत, लेमड़ा तरंग दैर्घ्य के संगत, लेमड़ा तरंग दैर्घ्य के संगत मुख्य उच्चिष्ट प्रतिबंध अपन पहले पढ़ चुके। एन पैरेलल स्लिट में ये होता है आपका
ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इक्वेशन 1, ए प्लस बी साइन थीटा एन लेमडा। तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमडा का मान अपन को लेमडा याद करना है। लेमडा का मान हो जाएगा आपका एन ए प्लस बी साइन थीटा। साइन थीटा एन का मान 1 2 3 4 जो भी अपन रखना चाहिए। ए प्लस बी फ्रिंज अंतराल, थीटा कोण। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद थीटा ज्ञात करेंगे। अब ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी होता है ग्रेटिंग अंतराल। ए प्लस बी ग्रेटिंग अंतराल। ए प्लस बी ग्रेटिंग अंतराल, या जहां ए प्लस बी होता है आपका ग्रेटिंग अंतराल। ग्रेटिंग अंतराल यानी प्रति एकांक लंबाई है, यानी ग्रेटिंग की जो लंबाई है उसमें लाइनों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लाइनों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लाइनों की संख्या, लाइनों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लाइनों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लाइनों की संख्या। अब लाइनें से 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें हैं। 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें हैं। तो ग्रेटिंग अंतराल क्या होगा देखते हैं। यदि 1 इंच में 10 से 15,000 लाइनें खींची हैं, तब ग्रेटिंग अंतराल यानी ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा? ए प्लस बी। पहले तो बताओ 1 इंच और प्रति एकांक लंबाई, तो इंच को पहले सेंटीमीटर में या मीटर में चेंज करो। तो 1 इंच में क्या होती है? 1 इंच में होता है आपका 1 इंच, या इसको 1 इंच, इसमें होता है 2.54 सेमी। तो आपका ग्रेटिंग अंतराल हो गया 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2.54, और ये एन क्या है? लाइनों की संख्या। 2.54 यदि 15,000 मान ले अपन, 15,000, तो ये कितना आ जाएगा? ग्रेटिंग अंतराल क्या आ जाएगा? ग्रेटिंग अंतराल आ जाएगा 1.69 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो ग्रेटिंग अंतराल का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी 254/n। यहाँ से तो इस फॉर्मूले से तो निकालेंगे ग्रेटिंग अंतराल, इस फॉर्मूले से निकालेंगे ग्रेटिंग अंतराल। एक तो आ गया ए प्लस बी। अब निकालना है थीटा, तो लिखो थीटा का मापन। थीटा का मापन। थीटा के मापन के लिए एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं थीटा का मापन। जो ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट से इसका मान निकालते हैं थीटा का। यहाँ तक लिखो, फिर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं डायग्राम।
डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लो, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर है आपका सोर्स, ये सोर्स होता है, एक डिब्बे में बंद होता है, एक डिब्बे में बंद होता है, और यहाँ पर होता है एक छेद, एक डिब्बे में बंद होता है। ये आपका लाइट सोर्स, ये है आपका ये वाला कोलीमेटर, कोलीमेटर ये होता है आपका प्रिज्म टेबल, प्रिज्म टेबल, ये वाली ये गोल गोल सा है वो, ये है आपकी ग्रेटिंग, ये है आपकी ग्रेटिंग, ये है आपका टेलीस्कोप, ये है वेवलेंथ। ये वाला डायग्राम बना लो। अब देखो डायग्राम हो गया। अब आता है आप स्पेक्ट्रोमीटर, नाम सबने सुना है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। देखो स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है, देखते हैं। ये स्पेक्ट्रोमीटर ये होता है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा सबको, स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें जो पहले है ये वाला, ये है अपना जो दिखाई दे रहा है, एक इधर एक इधर, दो लाइनें हैं। तो एक तो है आपका ये, दूसरा है ये, एक है कोलीमीटर और एक है टेलीस्कोप। जो दूसरा है इस वाले में साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम देखो, एक तो ये है और एक ये है। जो पीछे है ये वाला जहाँ मेरी अंगुली है वो है आपका कोलीमेटर, कोलीमेटर। ये है जो दूसरा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कोलीमीटर, टेलीस्कोप कोलीमीटर। और यहाँ जो ये इसका लास्ट का सिरा है ये है आपका आईपीस, ये है आपका आईपीस।
हाइगन आई पीस। जो बीच में ये वाली है, जो बीच में ये वाला दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में ये है प्रिज्म टेबल, प्रिज्म टेबल। और नीचे जो ब्लैक ब्लैक है ये वाला, यहाँ से ये है वर्नियर स्केल, यानी इसका स्केल जहाँ से पाठ्यांक लेते हैं। अपने पास स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट हैं 3, प्रिज्म टेबल, कॉलीमेटर और टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट, पहला कॉलीमेटर, फिर बीच में प्रिज्म टेबल और लास्ट में आपका टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट। यहाँ लगाते हैं अपन कॉलीमेटर के पास लाइट सोर्स, कॉलीमेटर के पास लाइट सोर्स। प्रिज्म टेबल पर अपन रखते हैं ग्रेटिंग, प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग। और टेलीस्कोप से देखते हैं जो आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी टेलीस्कोप पर रखते हैं आई, यहाँ आँख की सहायता से देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट, कॉलीमेटर, प्रिज्म टेबल, टेलीस्कोप। लाइट सोर्स, कॉलीमेटर के पास प्रिज्म टेबल के ऊपर ग्रेटिंग, और टेलीस्कोप पर आँख से प्रतिबिंब देखते हैं। ये हो गया। तो एक तो आप ये लिख लेना, थीटा का मापन चल रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर। हिंदी में भी स्पेक्ट्रोमीटर ही बोलते हैं। इसके पार्ट हैं 3, पहला कॉलीमेटर, दूसरा प्रिज्म टेबल, दूसरा है आपका प्रिज्म टेबल, तीसरा है टेलीस्कोप। ये सबसे पहले प्रिज्म टेबल जो सीधी लाइन है, अब इस टेलीस्कोप के अंदर एक लेंस लगा होता है, ये वाला लेंस, ये लेंस लगा हुआ है। ये लेंस ऐसे मान लो ऐसा होता है लेंस। इसके ऊपर 2 क्रॉस वायर होते हैं, 2 क्रॉस वायर, यानी पेंसिल से या अपने जो सिर के बाल हैं उनसे ये क्रॉस वायर बनाते हैं। ठीक, अब इस क्रॉस वायर, जैसे ये अपने पास स्पेक्ट्रम आएगा, तो यहाँ से देखते हैं तो इस क्रॉस वायर को कोई सी भी एक लाइन पे लाते हैं। ये क्रॉस लाइन एक लाइन पे आ गई, पाठ्यांक ले लेंगे, दूसरी पे लाएंगे, तीसरी पे लाएंगे, चौथी पे लाए, क्रॉस वायर रखा बीच में, पाठ्यांक ले लिया। तो शुद्धता से पाठ्यांक ले लें, इसके लिए ये क्रॉस वायर या क्रॉस तार होता है। सबसे पहले ग्रेटिंग है नहीं, या ग्रेटिंग, अपनी ग्रेटिंग पढ़िए। ग्रेटिंग नहीं है तब यहाँ से पाठ्यांक ले लिया, यानी जो सीधी लाइन आ रही है, इस सीधी लाइन के लिए पाठ्यांक ले लिया, सीधी लाइन से पाठ्यांक ले लिया। पाठ्यांक लेने के बाद जो टेलीस्कोप है इसको 90 डिग्री पे घुमाते हैं, 90 डिग्री पे घुमाते हैं। पाठ्यांक ले लिया, टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे घुमा दिया। अब टेलीस्कोप को 90 डिग्री पर घुमाने के बाद प्रिज्म टेबल को घुमाते हैं, प्रिज्म टेबल को घुमाया 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे घुमाते हैं तो पहले जैसी संरचना आ जाती है। अब 45 डिग्री पे घुमाया, घुमाने के बाद वापस टेलीस्कोप को 90 पे ले गए, 90 के ले जाने के बाद दाएं व बाएं मोड़कर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखो इसमें सबसे पहले
इसमें लिखो स्पेक्ट्रोमीटर की प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग को रखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग को रखते हैं। ग्रेटिंग को रखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग को रखते हैं। जो प्रिज्म टेबल होती है वो कॉलीमीटर और टेलीस्कोप के बीच में होती है। दूसरी लाइन, प्रिज्म टेबल कॉलीमीटर व टेलीस्कोप के बीच में होती है। कॉलीमीटर व टेलीस्कोप के बीच में होती है, के बीच में होती है। प्रिज्म टेबल कॉलीमीटर व टेलीस्कोप के बीच में होती है। टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को, टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को, टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को कॉलीमीटर के सिद्ध में रखकर, कॉलीमीटर के सिद्ध में रखकर, सिद्ध में रखकर पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। पाठ्यांक नोट कर लेते हैं या लिख लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं। पाठ्यांक रखकर सीधे प्रतिबिंब के लिए पाठ्यांक ले लेते हैं। रखकर सीधे प्रतिबिंब के लिए पाठ्यांक ले लेते हैं। ग्रेटिंग रखी नहीं है, अभी ग्रेटिंग नहीं है। जो कॉलीमीटर है, कॉलीमीटर से जो लाइट की जो बीच वाली लाइन जा रही है, उस बीच वाली लाइन के लिए टेलीस्कोप को सिद्ध में लाते हैं, टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को सिद्ध में लाते हैं और यहाँ से पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रेटिंग नहीं है तो जो सोर्स है, जैसे सोर्स का वाइट लाइट लेते हैं अपन, श्वेत प्रकाश, तो यहाँ पर भी जो क्रॉस वायर आएगा वो श्वेत ही आएगा। यानी श्वेत प्रकाश के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्वेत, सर्वप्रथम श्वेत प्रकाश के लिए पाठ्यक्रम लेते हैं। ये हो गया। अब प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग रखकर, प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग रखकर प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग रखकर प्रिज्म टेबल को स्थिर रखकर व प्रिज्म टेबल को स्थिर रखकर टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। टेलीस्कोप को 90 डिग्री पर घुमा देते हैं। प्रिज्म टेबल को स्थिर रखकर टेलीस्कोप को 90 डिग्री पर घुमा देते हैं। अब जैसे मान लो, यहाँ देखो, पहले आपका टेलीस्कोप यहाँ था, अब ग्रेटिंग रखी और टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे घुमा दिया। टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे घुमा दिया। अब क्या करेंगे, ग्रेटिंग रखी और इसको धीरे धीरे प्रिज्म टेबल को घुमाते हैं। तो प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री पर घुमाया तो पहले वाली स्थिति आ जाएगी। तो लिखो, अब तथा प्रिज्म टेबल को ग्रेटिंग सहित
प्रिज्म टेबल को ग्रीटिंग सहित धीरे धीरे इस प्रकार घुमाते हैं कि अब तथा प्रिज्म टेबल को ग्रीटिंग सहित धीरे धीरे इस प्रकार घुमाते हैं कि ग्रीटिंग तल से परावर्तित प्रकाश इस प्रकार घुमाते हैं कि ग्रीटिंग तल से परावर्तित प्रकाश या परावर्तित प्रतिबिंब टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर आ जाए। परावर्तित प्रतिबिंब कर लो इसको, परावर्तित प्रतिबिंब टेलीस्कोप के परावर्तित प्रतिबिंब टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर आ जाए, क्रॉस वायर पर आ जाए। टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर आ जाए, यहां तक लिखो। पैंतालीस डिग्री पर क्रॉस वायर पर आ जाए। इस स्थिति में जो ग्रीटिंग है वो ग्रीटिंग आपतित किरणों से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ये आपतित किरणें थी तो इन किरणों से 45 ग्रीटिंग अपनी यहाँ पर है, यानी टेढ़ी है थोड़ी। तो इस स्थिति में ग्रेटिंग आपतित किरणों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस स्थिति में ग्रेटिंग आपतित किरणों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस स्थिति में ग्रेटिंग आपतित किरणों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया। तो चल रहा है। कोई बात नहीं, यहीं पे फाइल कर देता हूँ, यहीं पे लिख देना ना, जितने का बने टाइम। एक साथ ही कर दूंगा ना, अभी तो 2-3 दिन का हुआ। अरे ज़्यादा है, अभी देखेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक। रोज का काम है, ठीक है, लेकिन लिख देना, अभी तो लिख देना, फिर बाद में आज का भी लिख दूंगा मैं फिर। हाँ, बाद में लिख देना फिर। हाँ ये आ गया। ग्रेटिंग तल से परावर्तित प्रतिबिंब टेलीस्कोप के क्रॉस वायर पर आ जाए। इस स्थिति में ग्रेटिंग आपतित किरणों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। पहले क्या रखा था? प्रिज्म टेबल को स्थिर। अब क्या करेंगे? प्रिज्म टेबल को वापस खिसका देंगे। प्रिज्म टेबल को वापस खिसका देंगे, यानी कोलीमीटर को स्थिर रखकर। अब कोलीमेटर को स्थिर रखकर प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री के कोण पे घुमा देंगे। तो इसमें लिखो, अब ये तो हटा देता हूं मैं। इसमें लिखूं, अब टेलीस्कोप को स्थिर रखकर, अब टेलीस्कोप को स्थिर रखकर प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री के कोण पर घुमा देते हैं।
प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर घुमा देते हैं। 45 अब टेलीस्कोप को स्थिर रखकर प्रिज्म टेबल को 45 डिग्री के कोण पर घुमा देते हैं। 45 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे तो क्या होगा, जो आपतित किरणें हैं वो ग्रेटिंग पर लंबवत आपतित होंगी। अतः 45 डिग्री पर घुमाने 45 डिग्री कोण पर घुमाने पर 45 डिग्री कोण पर घुमाने पर आपतित किरणें ग्रेटिंग पर लंबवत आपतित होंगी। लंबवत आपतित होंगी। 45 डिग्री पर घुमाने पर आपतित प्रकाश किरणें ग्रेटिंग पर लंबवत आपतित होती हैं। अब जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को पुनः कॉलीमीटर के समांतर क्रम में लाते हैं। पहले टेलीस्कोप अपना यहाँ पर था, प्रिज्म को 45 डिग्री पे घुमाया, तो अब वापस यहाँ पर लाते हैं टेलीस्कोप को वापस यहाँ पर लाते हैं। पुनः टेलीस्कोप को कॉलीमेटर के समांतर क्रम में लाते हैं। कॉलीमेटर के समांतर क्रम में लाते हैं। कॉलीमेटर के समांतर क्रम में लाते हैं। समांतर क्रम में लाते हैं। पुनः टेलीस्कोप को कॉलीमेटर के समांतर क्रम में लाते हैं। समांतर क्रम में लाते हैं। टेलीस्कोप यहाँ आ गया वापस। अब टेलीस्कोप को दाएं व बाएं घुमाकर, या तो ऊपर दाएं या बाएं घुमाकर, जो प्रथम क्रम का प्रतिबिंब है, प्रथम क्रम का प्रतिबिंब ये वाला V से R, द्वितीय क्रम का क्या होगा V2 से R2, तो प्रथम क्रम के प्रतिबिंब पर लाइनें आएंगी। यहाँ पर विभ की ओर V I B ये आएंगी, V I B G Y O R, तो V से R। टेलीस्कोप को दाएं बाएं घुमाकर उस क्रॉस वायर को किसी भी एक क्रम या किसी भी एक कलर के प्रकाश पर सेट करते हैं, पाठ्यांक लेते हैं, वापस इधर लाते हैं, वापस वही वैसा ही आपका प्रतिबिंब मिलेगा। उसमें भी अनेक कलर होंगे, तो जिस क्रम का ऊपर लिया है उस कलर के प्रकाश पर क्रॉस वायर को फोकसित करके पाठ्यांक ले लेंगे। समांतर तथा टेलीस्कोप को दाएं व बाएं घुमाकर टेलीस्कोप को दाएं व बाएं घुमाकर प्रथम क्रम का स्पेक्ट्रम देखते हैं। प्रथम क्रम का स्पेक्ट्रम देखते हैं। दाएं व बाएं घुमाकर प्रथम क्रम का स्पेक्ट्रम देखते हैं। जिस कलर के या जिस क्रम के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है,
जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, उस रंग पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, उस रंग पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। तथा यहां पर मान लो यहां पर ले लिया, तथा केंद्रीय प्रतिबिंब के दूसरी साइड पर टेलीस्कोप को लाके उसी रंग के प्रकाश के लिए पाठ्यक्रम नोट कर लेते हैं। तथा केंद्रीय प्रतिबिंब के दूसरी तरफ उसी रंग के प्रकाश पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। उसी रंग के प्रकाश पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। तथा केंद्रीय प्रतिबिंब के दूसरी तरफ उसी रंग के प्रकाश पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित कर पाठ्यांक ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया, दूसरी तरफ उसी प्रकाश के कलर के लिए यहाँ पर ले लिया। तो दोनों पाठ्यांकों के बीच में थीटा कोण 2 थीटा कोण का अंतर होता है। दोनों पाठ्यांकों का अंतर 2 थीटा होता है, जिसको आधा करके थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। थीटा का मान, जिसको आधा करने पर थीटा का मान प्राप्त होता है। 2 थीटा आ गया, आधा कर दो, 2 का भाग दे दो। जिसको आधा करने पर थीटा का मान प्राप्त होता है, जिसको आधा करने पर थीटा का मान प्राप्त होता है, जिसको आधा करने पर थीटा का मान प्राप्त होता है। थीटा का मान आ गया। नोट करो इसको। ये हो गया, थीटा का मान आ गया। दोबारा से देखो, डायग्राम से बताता हूं।
थीटा का मापन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये ग्रेटिंग है बीच की, इस ग्रेटिंग को हटा देते हैं। ग्रेटिंग को हटा दिया तो ये आपके जो, यहाँ दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ये आपका टेलीस्कोप, ये प्रिज्म टेबल, हाँ यहाँ आपका कोलीमीटर। सही, प्रिज्म टेबल पर ग्रेटिंग नहीं है, ग्रेटिंग नहीं है तो यहाँ से एक लाइन आएगी, ये इधर कोलीमीटर है, इधर टेलीस्कोप है। कोलीमीटर से एक लाइन आएगी, यहाँ पर सोर्स है तो एक लाइन आएगी, उस एक लाइन पर जो टेलीस्कोप का जो आईपीस है उसमें वो क्रॉस तार है, उस क्रॉस तार को उस लाइन पर फोकसित करके, यानी अपने पास यहाँ पर एक ऐसी लाइन आएगी, इस लाइन पर टेलीस्कोप के क्रॉस को रखकर फोकसित करके, जैसे ये लाइन आ गई, क्रॉस को फिक्स किया, फिक्स करके यहाँ से पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। पाठ्यांक नोट कर लिया, पाठ्यांक नोट करने के बाद अपन रखते हैं ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग रखी तो यहाँ तक तो प्रकाश आएगा, लेकिन इसके बाद प्रकाश बंद हो जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, टेलीस्कोप पर नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे घुमा लिया, टेलीस्कोप को यहाँ ले आए, टेलीस्कोप को यानी ग्रीटिंग को फिक्स करके, ग्रीटिंग को स्थिर रखकर टेलीस्कोप को इधर ले आए, टेलीस्कोप आ गया यहाँ पर। अब ग्रीटिंग को धीरे धीरे घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमाया तो ये ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ये आ गई। तो जैसे ये 45 डिग्री के कोण पर आती है ग्रीटिंग, यहाँ से इसे 90 डिग्री पे, जैसे ये ग्रीटिंग यहाँ पर आई तो यहाँ पर इस प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, इस प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बन गया 45 डिग्री पर ही, 45 डिग्री पर प्रतिबिंब बन गया तो वापस ग्रेटिंग को, टेलीस्कोप को फिक्स करके वापस ग्रेटिंग को 45 डिग्री पे वापस घुमा दिया। जो पहले ग्रेटिंग अपनी ऐसी थी, इसको ऐसे किया, 45 डिग्री पे घुमाया, 45 डिग्री पे घुमाने पर टेलीस्कोप में प्रतिबिंब आता है, ग्रेटिंग को वापस घुमा दिया, ग्रेटिंग को वापस, दोबारा देखो, ग्रेटिंग ऐसे थी, 45 डिग्री पे घुमा दिया, 45 डिग्री पे घुमा दिया तो ये प्रकाश सीधा किस पे आएगा, टेलीस्कोप पे आएगा, टेलीस्कोप पे आएगा, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो वापस ग्रेटिंग को 90 पे 45 पे घुमा दिया, ये वाली पोजीशन आ गई, ये वाली पोजीशन आ गई। अब क्या करते हैं, टेलीस्कोप को वापस 45 पे ले जाते हैं, टेलीस्कोप को वापस 45 पे ले गए, टेलीस्कोप को वापस 45 पे ले गए, सॉरी टेलीस्कोप को वापस पहले वाली कंडीशन में ले गए जैसा पहले था। अब टेलीस्कोप को दाएं खिसकाएंगे और बाएं खिसकाएंगे, पहले वाली पोजीशन पे ले गए, यहाँ पर टेलीस्कोप को बाएं खिसकाएंगे, दाएं खिसकाएंगे। प्रथम क्रम के लिए जो प्रथम क्रम का प्रतिबिंब है, बहुत सारे बनेंगे, प्रथम, दूसरा, तीसरा, तो प्रथम क्रम के प्रतिबिंब कौन सा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, 7 लाइनें होती हैं, विबग्योर 7 लाइनें होती हैं, ऊपर भी 7 लाइनें होंगी, जैसे ये 7 लाइनें, फिर यहाँ 7, तीसरे में 7, तो इन 7 लाइनों में से किसी भी रंग का प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, उस पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फिक्स करते हैं, उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यहाँ मान लो पाठ्यांक वोयलेट का नोट कर लिया। अब टेलीस्कोप को जो मुख्य बीज की स्थिति है उसके दूसरी साइड लाते हैं, उसी वोयलेट कलर के लिए, यहाँ वोयलेट था तो यहाँ भी वोयलेट कलर पर टेलीस्कोप के क्रॉस वायर को फोकसित करते हैं और पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। अब जो दोनों पाठ्यांक आएंगे उनके बीच का जो एंगल है, टोटल तो 360 है, लेकिन यहाँ जो एंगल है उनके बीच का वो 2 थीटा, 2 थीटा में 5 मिनट 2 मिनट 5
5 का इक्वल कर दूँ। वॉयलेट के लिए पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। दोनों पाठ्यांकों का अंतर 2 थीटा, 2 थीटा में 2 का भाग देके थीटा ज्ञात कर लेते हैं। अब थीटा का मान पता चल गया और जो आपका a प्लस बी है उसका मान पता चल गया, तो इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो थीटा का मान व समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखकर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं यानी थीटा का मान जो यहाँ से आएगा और जो फ्रिंज अंतराल है a प्लस बी का मान, उसका मान रख के तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। बाकी इसका कल पढ़ेंगे।